Hello guys, myself Abhishek Raj and you are most welcome on our channel Your Studies. Today I am going to start the third lecture of chapter Winds, Storms and Cyclones. In this lecture we will study about thunderstorms, cyclones, destruction caused by cyclones, etc. So let's start the lecture. Thunderstorms and cyclones. Thunderstorms develop in hot, humid tropical areas like India very frequently. हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि रेन हमेशा क्या करती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। वैसे ही दो सिचुएशन है, कौन कौन से, तो थंडर स्टॉर्म और साइक्लोन, उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो थंडर स्टॉर्म कहाँ पे डेवलप होता है, तो एक हॉट और ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया में, यानी कि उस तरह के रीजन में, हॉट ह्यूमिड रीजन में। द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स। जो टेम्परेचर राइजिंग रहता है, यानी कि बढ़ता हुआ टेम्परेचर रहता है, तो उसके कारण क्या होता है, हॉट एयर राइजेज अप, यानी कि हॉट एयर वहाँ पे हो जाएगा तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो उसी को लिख रहा है, द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स। These winds carry water droplets upwards where they freeze and fall down again. ये जो winds होते हैं गर्म होते हैं और उसके बाद ऊपर की ओर जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स को लेकर, और उसके बाद फ्रीज हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं हेल के रूप में, स्नो के रूप में या फिर रेन के रूप में। द स्विफ्ट movement of the falling water droplets along with the rising air create lightning and sound. It is this event that we call a thunderstorm. ये जो स्विफ्ट मूवमेंट होता है, मतलब कि वो जब फ्रीज हो जाता है और गिरता है वो वाटर ड्रॉपलेट, तो वो जब गिरता है किसके साथ, तो राइजिंग एयर के साथ, उसके कारण क्या होता है, लाइटनिंग और साउंड होता है। तो इसी इवेंट को हम क्या बोलते हैं, थंडरस्टॉर्म। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। यू विल रीड अबाउट लाइटनिंग इन हायर क्लासेज। हायर क्लासेज मतलब कि आगे के क्लास में आप इसके बारे में पढ़ेंगे, लाइटनिंग के बारे में। अब ये देख लेते हैं। इफ़ अ स्टॉर्म इज accompanied बाई लाइटनिंग वी मस्ट टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस। अगर कोई स्टॉर्म आता है, आंधी आता है और उसके साथ लाइटनिंग भी होता है, तो हमें यह प्रिकॉशन जरूर लेना चाहिए। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री। इफ़ यू आर इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर स्मॉल ट्री। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड। एक आइसोलेटेड ट्री मतलब कि अगर कहीं पे एक अकेला वृक्ष है, उसके नीचे हमें शेल्टर नहीं लेना है। अगर आप कोई जंगल में है तो एक छोटे से पेड़ के नीचे आप शेल्टर ले सकते हैं, और ग्राउंड पर हमें लाई नहीं करना है। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विथ ए मेटालिक एंड। और एक अम्ब्रेला जिसमें आगे की ओर मेटालिक एंड है, उसके अंदर भी हमें शेल्टर नहीं लेना है। डू नॉट सिट नियर अ विंडो। ओपन गैरेजेस, स्टोरेज शेड्स, मेटल शेड्स आर नॉट सेफ प्लेसेस टू टेक शेल्टर। मतलब कि खिड़की के पास हमें नहीं बैठना है। खुला हुआ गराज है, स्टोरेज शेड है, मेटल का शेड है, तो उसके वो सेफ प्लेस नहीं है शेल्टर लेने के लिए। अ कार और अ बस इज अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। तो सेफ प्लेस कौन है, तो कार और बस। इफ़ यू आर इन वाटर गेट आउट एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग। अगर आप पानी में हैं तो बाहर निकलिए और बिल्डिंग में जाइए। हाउ अ थंडर स्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन। अब हमने जान लिया कि थंडर स्टॉर्म होता क्या है। अब हम जानेंगे कि यही थंडर स्टॉर्म साइक्लोन कैसे बन जाता है। You know that water requires heat when it changes from liquid to vapor state. आप जानते हैं कि पानी को हीट की आवश्यकता होती है जब वह अपने लिक्विड से वेपर स्टेट में जाता है तब। डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंसेज इनटू लिक्विड। क्या पानी या हीट को दोबारा दे देता है जब वह वेपर से फिर लिक्विड बनता है तब। कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू सपोर्ट दिस। क्या आप अपने कोई एक्सपीरियंस को रिकॉल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए। बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमोसफियर टू चेंज इनटू वेपर। क्लाउड फॉर्मेशन से पहले, यानी कि बादल बनने से पहले, पानी क्या लेते, एटमॉस्फेयर में से हीट लेता है और वेपर में बदलता है। वेन वाटर वेपर चेंजेस बैक इनटू लिक्विड फॉर्म एज रेन ड्रॉप्स दिस हीट इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर। जब यही वाटर वेपर फिर फ्रीज होकर लिक्विड फॉर्म में रेन ड्रॉप में बदलते हैं, तो वह हीट को रिलीज कर देते हैं। कहाँ पर, तो एटमॉस्फेयर में। द हीट रिलीज इन टू द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर अराउंड। तो इस हीट, ये जो हीट रिलीज होता है, छूटता है, तो इसके कारण वहाँ की जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है। द एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉजेज अ ड्रॉप इन प्रेशर। और उसके बाद वो हवा ऊपर की ओर जाती है, उसके कारण क्या होता है, प्रेशर में ड्रॉप आता है, लो प्रेशर सिस्टम हो जाता है वहाँ का। मोर एयर रशेज टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म। उस स्टॉर्म के सेंटर में ज़्यादा एयर आता है।
दिस साइकिल इज रिपीटेड, और ये जो साइकिल है मतलब कि स्टॉर्म के सेंटर में ज़्यादा हवा आता है, कोल्ड एयर आता है उसके जगह को लेने, यह साइकिल चलता रहता है. द चेन ऑफ इवेंट्स ends with a formation of a very low pressure system with very high speed winds revolving around it. It is this weather condition that we call a cyclone. और ये जो इवेंट है, ये साइकिल है, ये चलता जाता है, और इसका अंत कब होता है? तो जब एक बहुत ही लो प्रेशर सिस्टम बन जाता है और उसके चारों ओर हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्व करते हैं, और इसी वेदर कंडीशन को क्या कहते हैं हम? साइक्लोन. फैक्टर लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन. अब साइक्लोन के डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ महत्वपूर्ण होते हैं? तो विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, किस दिशा में हवा बह रहा है, तापमान कैसा है वहाँ पे, ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर की मात्रा कितनी है, ये सब वे फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं. अब हम ये देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ साइक्लोन, यानी कि साइक्लोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है. द सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज अ काम एरिया. जो साइक्लोन का बीच वाला भाग होता है वह एक शांत एरिया होता है. इट इज कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म. इसको स्टॉर्म का आई कहा जाता है. अ लार्ज साइक्लोन इज अ वायलेंटली रोटेटिंग मास ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर 10 to 15 किलोमीटर हाई. एक जो बड़ा साइक्लोन होता है, लार्ज साइक्लोन होता है, वह एक वायलेंटली रोटेटिंग मास होता है. किस चीज़ का? तो हवा का. एटमॉस्फेयर में रहता है, वो वायलेंटली रोटेटिंग मास है एयर का. कितना बड़ा? तो 10 से 15 किलोमीटर ऊंचा. द डायमीटर ऑफ द आई वेरीज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर. सिर्फ जो सेंटर है साइक्लोन का, शांत एरिया, उसी का डायमीटर 10 to 30 किलोमीटर होता है. इट इज़ अ रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड हैज लाइट विंड्स. यहाँ पर का जो रीजन होता है वहाँ पे क्लाउड नहीं रहता है और लाइट विंड्स रहते हैं. अराउंड दिस काम एंड क्लियर आई देयर इज अ क्लाउड रीजन ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज. और इसके इस शांत और क्लियर आई के चारों ओर एक क्लाउड रीजन रहता है लगभग 150 किलोमीटर साइज का. In this region there are high speed winds 150 to 250 km per hour and thick clouds with heavy rain. इन दिस रीजन, और ये जो रीजन है उसको रिवॉल्व करने वाला, उस रीजन में हाई स्पीड विंड्स रहते हैं, क्लाउड्स रहते हैं हेवी रेन के साथ. अवे फ्रॉम दिस रीजन द विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेज. और इस रीजन के अलावा विंड जो भी रीजन है वहाँ पे विंड स्पीड धीरे धीरे घटता है, विंड का स्पीड घटता है. द फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. अ मॉडल इज शोन इन फिगर 8.11. ये जो फॉर्मेशन है साइक्लोन का, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. इसका मॉडल दिया गया है, चलिए देखते हैं. ये है मॉडल, देखिए ये हमारा आई है. ये जो काल्म एरिया है इसका डायमीटर 10 to 50 किलोमीटर होता है, और इधर से स्ट्रीम फ्लो हो रहा है और इधर ये साइक्लोन जा रहा है, ठीक है. और ये 15 किलोमीटर ऊंचा है, और इधर का जो विंड स्पीड है वो बढ़ते जा रहा है, इधर का घटते जा रहा है, ठीक है. और इसमें क्लाउड है, हाई स्पीड एयर है, इसको रिवॉल्व कर रहा है, और यहाँ से आउटफ्लो हो रहा है. और ये एक आई, साइक्लोन का आई ये है, देख सकते हैं. अब हमारा टॉपिक है डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन्स. हमने पढ़ लिया कि साइक्लोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, साइक्लोन किसे कहते हैं, किस इवेंट को साइक्लोन कहते हैं, उसके स्ट्रक्चर को देखा, उसके डायग्राम को देखा. अब हम जानेंगे कि साइक्लोन से हमें हानि क्या होती है, डिस्ट्रक्शन वो क्या करता है. चलिए देखते हैं. साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव. साइक्लोन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं. स्ट्रॉन्ग winds push water towards the shore even if the storm is hundred of kilometer away. जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं वे पानी को शोर की तरफ धकेलते हैं, पुश करते हैं. यहाँ तक कि अगर स्टॉर्म बहुत दूर भी रहे तो भी वो स्ट्रॉन्ग वाइंड उसको धकेलेंगे उसके शोर की तरफ. These are the first indication of an approaching cyclone. ये एक साइक्लोन का फर्स्ट इंडिकेशन है, मतलब कि इससे पता चलता है कि साइक्लोन आ रहा है. The water waves produced by the wind are so powerful that a person cannot overcome them. और ये जो विंड के द्वारा, स्ट्रॉन्ग विंड के द्वारा जब वो वाटर को पुश करते हैं तो जो वाटर वेव प्रोड्यूस होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि एक पर्सन उसको ओवरकम नहीं कर पाएगा. The low pressure in the eye
लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन दी सेंटर। जो लो प्रेशर रहता है आई में, यानी कि बीच वाला सेंट्रल पार्ट में लो प्रेशर सिस्टम रहता है, तो वो वाटर सरफेस को लिफ्ट करता है सेंटर की तरफ। द राइजिंग वाटर में बी एज हाई एज 3 to 12 मीटर्स, और ये जो राइजिंग वाटर रहेगा वह 3 से 12 मीटर तक इतना ऊंचा हो सकता है। इट appears like a water wall moving towards the shore, यह किस तरह दिखता है, तो एक वाटर वॉल की तरह जो कि शोर की तरफ जा रहा है। एज ए रिजल्ट द सी वाटर इंटर्स द लो लाइन कोस्टल एरियाज कॉजिंग सेवर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और इसका परिणाम क्या होता है, जो सी वाटर रहता है वो लो लाइन कोस्टल एरिया में चला जाता है, प्रवेश कर लेता है, और उसके कारण क्या होता है, लाइफ और प्रॉपर्टी की हानि होती है। इट ऑल्सो reduces द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, यह सॉइल के फर्टिलिटी को भी प्रभावित करता है, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। कंटिन्यूअस हेवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन दी फ्लड सिचुएशन, हमने पढ़ा था जो उसके अलावा मतलब कि वो लो प्रेशर सिस्टम जो होता है सेंट्रल पार्ट, उसके चारों ओर हेवी वाइंड और क्लाउड जिसके साथ हेवी रेन रहते हैं वे रहते हैं, तो बारिश होता है, तो वो जो हेवी रेनफॉल होता है उसके कारण फ्लड सिचुएशन भी हो जाता है। हाई स्पीड winds accompanying a cyclone can damage houses, telephones and other communication systems, trees etc, causing tremendous loss of life and property। ये जो हाई स्पीड विंड्स रहते हैं जिसके साथ एक साइक्लोन आता है उससे किस किस चीज़ को हानि पहुंचती है, तो हाउसेस, टेलीफोन और जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, ट्री है, ये सबको हानि पहुंचता है, और इसके कारण लाइफ और प्रॉपर्टी को भी बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है। A cyclone is known by different name in different parts of the world, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। साइक्लोन को ही अलग अलग नाम से जाना जाता है हमारे जो दुनिया है उसके अलग अलग हिस्सों में। इट इज़ कॉल्ड अ हरिकेन इन द अमेरिकन कंटिनेंट, जैसे अमेरिकन कंटिनेंट में साइक्लोन को क्या बोला जाता है, हरिकेन, और फिलीपींस और जापान में इसको टाइफून बोला जाता है। अब देखिए टोर्नाडोज इन आवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट, ये जो टोर्नाडो होता है ये हमारे कंट्री में फ्रिक्वेंट नहीं है, यानी कि ये नहीं आता है उतना। अ टोर्नाडो इज अ डार्क फ्यूनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेज फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। टोर्नाडो क्या है, तो एक डार्क फ्यूनल शेप, मतलब कि फ्यूनल के शेप का एक डार्क क्लाउड है जो कि स्काई से ग्राउंड आता है, यानी कि आसमान से ज़मीन पर। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज अ टोर्नाडो। मोस्ट ऑफ द टोर्नाडोज आर वीक, ज़्यादातर जो टोर्नाडोज होते हैं वे वीक होते हैं। अब वायलेंट टोर्नाडो कैन ट्रैवल एट स्पीड्स ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर। अगर एक कोई वायलेंट टोर्नाडो आता है, स्ट्रॉन्ग टोर्नाडो आता है, तो उसका स्पीड 300 किलोमीटर भी हो सकता है। टोर्नाडोज में फॉर्म विद इन साइक्लोन, और टोर्नाडो साइक्लोन्स के साथ भी फॉर्म हो सकता है। द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल टू साइक्लोन्स पार्टिकुलरली टू द ईस्ट कोस्ट। जो पूरा कोस्ट लाइन है भारत का वह साइक्लोन से वल्नरेबल रहता है, यानी कि उसकी आशंका ज़्यादा रहती है हमारे कोस्ट लाइन पर, खासकर ईस्ट कोस्ट पर। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज लेस वल्नरेबल to cyclonic storms both in term of intensity and frequency of the cyclone। हमने अभी देखा कि ईस्ट कोस्ट में खासकर इसका ज़्यादा आशंका रहता है आने का, तो वेस्ट कोस्ट जो है इंडिया का वह कम आशंका रहता है वहाँ पे इस साइक्लोन का आने का। तो किस टर्म में, तो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के टर्म में, मतलब कि इंटेंसिटी में भी कम रहता है और फ्रीक्वेंसी भी उसका वहाँ पे कम रहता है। अब ये देख लेते हैं। The diameter of a tornado can be as small as a meter and as large as kilometer or even wider। तो टोर्नाडो का जो डायमीटर होता है वह
1 मीटर जितना छोटा भी हो सकता है और किलोमीटर जितना बड़ा भी हो सकता है, या फिर उससे भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। The funnel of a tornado sucks dust, debris and everything near it at the base due to low pressure and throws them out near the top. जो फ्यूनल रहता है उस टोर्नेडो का, वो बेस में यानी कि ग्राउंड से डस्ट डेब्रिस यानी कि गंदे चीज़ों को उठाता है, और जो भी चीज़ उसके बेस में आता है, ग्राउंड पे आता है, उसको उठा लेता है लो प्रेशर के कारण। किस कारण उठाता है? तो लो प्रेशर के कारण उठाता है, और टॉप से यानी कि ऊपर वाले हिस्से से फेंक देता है, थ्रो कर देता है। Here are a few accounts of the survivors of tornadoes from Discovery Channel Young Discovery Series। ये डिस्कवरी सीरीज से, डिस्कवरी चैनल पे दिखाता है यंग डिस्कवरी सीरीज, उससे ये कुछ अकाउंट है, मतलब कि कुछ बातें हैं वे दी गई है। I saw the cloud coming and tried to take shelter inside। मैंने देखा बादल आ रहा था और मैंने अंदर शेल्टर लेने का कोशिश किया। But as soon as I reached for the doorknob, the house took off into the sky। लेकिन जैसे मतलब कि मैं जैसे जैसे उस डोर नॉब के पास पहुंचा, तब तक हाउस स्काई में चला गया था, यानी कि उसने उठा लिया था, क्लाउड ने, यानी कि टोर्नेडो ने उसको उठा लिया था। आई वॉज नॉट हर्ट एट ऑल, उसको कोई चोट नहीं आई। आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड टू क्लीन द डेब्रिस फ्रॉम द वेट फील्ड्स। और स्टॉर्म के बाद यानी कि टोर्नेडो जब ख़त्म हुआ उसके बाद हमें वीट फील्ड में से डेब्रिस को साफ करना था। वी पिक्ड अप स्प्लिंटर्ड बोट्स एंड ट्री ब्रांचेज एज वेल एज डेड चिकन्स विद देयर फेदर ब्लोन ऑफ एंड रैबिट्स लुक दे लाइक दे हैड बीन स्किन्ड। उन लोगों ने स्प्लिंटर्ड बोर्ड्स को उठाया, उस लोग को साफ़ किया, ट्री ब्रांचेज, उसी तरह डेड चिकन्स, मरे हुए चिकन्स थे जिसके फेदर नहीं थे, ब्लो हो गए थे यानी कि हट गए थे। रैबिट जैसे कि उनका पता चल रहा था कि उनका स्किन्ड हो गए हुए। और टोर्नेडो शेल्टर इज अ रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड और अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडोज। टोर्नेडो शेल्टर क्या होता है? तो एक रूम होता है। कहाँ पे रहता है? तो वो अंदर रहता है, पृथ्वी के अंदर रहता है, यानी कि नीचे रहता है, जिसमें कोई खिड़की नहीं रहता है। और अदरवाइज इट इज़ बेटर टू शट विंडोज एंड टेक शेल्टर अंडर अ टेबल, वर्क बेंच वेयर डेब्रिस कैन नॉट रीच। या अदरवाइज यह बेटर होगा कि आप अगर घर में हैं अपने तो पूरे विंडो को बंद कर दीजिए, और शेल्टर कहाँ लीजिए? तो एक टेबल या फिर बेंच और उसके नीचे ले लीजिए शेल्टर अपना, मतलब उसके नीचे बैठ जाइए जहाँ पे डेब्रिस नहीं पहुँच पाए। वन हैज़ टू बो डाउन ऑन नीज प्रोटेक्टिंग हेड एंड नेक यूजिंग आर्म्स। एक मतलब कि किसी को अगर वहाँ पे टोर्नेडो है तो उसको बो डाउन हो जाना चाहिए, और नी हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए नी अपने हेड पर रखना चाहिए और नेक आर्म पर। देख सकते हैं आप यहाँ पर, इस तरह हमें करना चाहिए अगर टोर्नेडो आता है, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है तब। अब हमारा पॉइंट है इफ़ेक्टिव सेफ्टी मेजर्स। अब इन सब चीज़ से हमें बचने के लिए जो सेफ्टी मेजर है वे अब हम देखेंगे। अ साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस। साइक्लोन फोरकास्ट होता है, वार्निंग सर्विस होता है, मतलब कि साइक्लोन का आशंका रहती है तो वो बता देता है। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स टू दी गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोर्ट्स, फिशरमैन, शिप्स एंड टू दी जनरल पब्लिक। ये भी वही है। ये हमें टोर्नेडो का फोटो देखिए यहाँ पर, ये देखिए आसमान से नीचे की ओर है, यहीं इसका फ्यूनल है। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स इन दी साइक्लोन प्रोन एरियाज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेसेज। साइक्लोन शेल्टर जो बनता है साइक्लोन प्रोन एरियाज़ में, उसका कंस्ट्रक्शन होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट होता है। किसके लिए? तो जहाँ पे साइक्लोन की आशंका रहती है तो वहाँ से लोग को दूसरे जगह ले जाने के लिए अरेंजमेंट होता है। अब ये देख लेते हैं। वी हैव लर्न दैट ऑल स्टॉर्म्स आर लो प्रेशर सिस्टम। हमने अभी पढ़ लिया कि जो भी स्टॉर्म्स होते हैं वे लो प्रेशर सिस्टम होते हैं। विंड स्पीड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टॉर्म। और विंड का जो स्पीड होता है इस स्टॉर्म के फॉर्मेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट टू मेजर द विंड स्पीड। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द विंड स्पीड इज कॉल्ड एन एनेमोमीटर। इसलिए हमें विंड स्पीड को मापने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम क्या कहते हैं? एनेमोमीटर। ये है, देख सकते हैं एनेमोमीटर। अब देखिए,
action on the part of the people. We should not ignore the warning issued by the meteorological department through TV, रेडियो, न्यूज़पेपर. हमें वार्निंग जो कि इशू किया जाता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट टीवी के द्वारा, रेडियो पर या फिर न्यूज़पेपर में जो वार्निंग आती है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए. We should make necessary arrangements to shift the essential household goods, domestic animals and vehicles etc. to safer places. हमें जो आवश्यकता नेसेसरी अरेंजमेंट होते हैं उसको ले लेना चाहिए. किस चीज़ के लिए? तो एसेंशियल जो हाउस होल्ड गुड्स हैं और डोमेस्टिक एनिमल है, व्हीकल है, उसको सेफर प्लेस पे शिफ्ट करने के लिए. Avoid driving on roads through standing water as floods may have damaged the roads and keep ready the phone numbers of all emergency services like police, fire brigade and medical center. और हमें ये जो फ़ोन नंबर होते हैं इमरजेंसी के, जैसे कि पुलिस के, फायर ब्रिगेड के, मेडिकल सेंटर के, इन सब के हमें फ़ोन नंबर को रखना चाहिए. Some other precautions if you are staying in a cyclone hit area. ये कुछ और प्रिकॉशंस हैं अगर आप एक साइक्लोन हीट एरिया में, मतलब कि जैसे कि ईस्ट कोस्ट, इंडिया का जो ईस्ट कोस्ट है वहाँ पर अगर आप रह रहे हैं तो ये प्रिकॉशन आपको लेने चाहिए. डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटेमिनेटेड. हमें वैसे पानी नहीं पीना चाहिए जो कंटेमिनेटेड हो. ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसी. इमरजेंसी के लिए हमेशा हमें ड्रिंकिंग वाटर स्टोर करना चाहिए. डू नॉट टच वेट स्विचेज एंड फॉल इन पावर लाइन्स. हमें वेट स्विच, भीगे हुए स्विच को नहीं छूना चाहिए और फॉलन जो गिरे हुए पावर लाइन रहते हैं तो उसको हमें नहीं छूना चाहिए. डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन. सिर्फ फन के लिए, मतलब कि खेलने के लिए, इस सब के लिए हमें बाहर नहीं जाना चाहिए. डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड. जो रेस्क्यू फोर्स आता है हमें रेस्क्यू करने के लिए, हमें बचाने के लिए, उसको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कुछ इसी तरह का डिमांड करके, अपने इच्छा वाला डिमांड करके अनड्यू डिमांड नहीं करना चाहिए उनसे. कॉपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स. कॉपरेट करना चाहिए अपने नेबर्स को, फ्रेंड को, उनको मदद करना चाहिए. अब देखिए, एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड. जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वह हमें मदद करता है, ये हमारे टॉपिक का नाम है. These days we are better protected. आजकल तो हम अच्छे से प्रोटेक्ट हैं, यानी कि बचे हुए हैं. In the early part of the last century, coastal residents may have had less than a day to prepare or evacuate their homes from an oncoming cyclone. जो हमारे लास्ट सेंचुरी का अंतिम जो शताब्दी था उसका जो अर्ली पार्ट था, यानी कि 90s में, उसमें जो कोस्टल रेसिडेंट होते थे, तटीय रेसिडेंट होते थे, उनमें बहुत ही कम, एक दिन से भी, यानी कि 24 घंटा से भी कम समय रहता था अपने प्रिपेयर करना अपने और एक इवैक्यूएट करना अपने होम को एक ऑन कमिंग साइक्लोन से बचने के लिए. द वर्ल्ड टुडे इज़ वेरी डिफरेंट. लेकिन आज हमारा जो वर्ल्ड है वो आज बहुत अलग है. कैसे? थैंक्स टू दी सैटेलाइट्स एंड रडार्स. साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच इज इशूड 48 hours in advance of any expected storm and a cyclone warning is issued 24 hours in advance. हमें सैटेलाइट्स और रडार्स को थैंक्स बोलना चाहिए. और एक साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच आता है जो कि 48 घंटे पहले ही बता देता है कि अगर कोई स्टॉर्म आ रहा होगा तो 48 घंटे पहले ही बता देगा. साइक्लोन का वार्निंग दे देगा 24 घंटे पहले ही. The message is broadcast every hour or a half hour when a cyclone is nearer the coast. अगर साइक्लोन उसके पास में रहेगा तो मैसेज हमेशा प्रत्येक घंटा में आएगा, आधा घंटा में आएगा. Several national and international organizations cooperate to monitor to the cyclone related disasters. बहुत से ऐसे नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कॉपरेट करते हैं इस साइक्लोन से जो रिलेटेड डिजास्टर है उनको मॉनिटर करने के लिए.